ओके, सो प्रीवियसली जो एसएचएम टॉपिक चल रहा था हमारा, उस पे देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। सो प्रीवियस लेक्चर में पहले तो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात की थी और यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था। इस सेक्शन को मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी सिस्टम्स, मतलब किसी भी सिस्टम का आपको टाइम पीरियड लिखना है, बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है। पहले क्या ढूंढना है? सबसे पहला स्टेप हमें नेट फोर्स। हाँ, सबसे पहले क्या ढूंढना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कहाँ पर फोर्स अभी भी बैलेंस्ड है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हमें क्या देखना है? क्या नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। फिर हमें क्या करना है? उसे स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के बाद पता चलेगा कि उसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्या रीस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है हमारा। उसके बाद बस हमें देखना है कि रीस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले में क्या लेके आने का ट्राई करना है। रीस्टोरिंग फोर्स में क्या लेके आने का ट्राई करना है? एक्स लेके आना है। यार एक तो बात है यार, तुम लोग जो माइक को एकदम बंद करके और क्या बोलते हैं वैसे एकदम स्टैचू की तरह बैठ जाते हो एकदम भजन कीर्तन सुनने के लिए। समझो यार, फिजिक्स का लेक्चर है, ठीक है? थोड़ा बोलते रहना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि यार तुम लोग का मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, वरना ऐसा लगेगा बस कहानी सुन रहे हो यार। कहानी नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, तब समझना पड़ेगा, ठीक है? चलो प्रोसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आदित्य रिकॉर्डर, आप बताओ। यस सर। चलो पूरा प्रोसेस एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करो। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है? फिर क्या करते हैं? थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, तो थोड़ा अपन डिस्प्लेस करेंगे। फिर क्या चेक करते हैं? फिर कहाँ पे ये नेट फोर्स फाइंड नेट करते फोर्स हैं। कहाँ पे लग रहा है, जिसे हम रिस्टोरिंग बोलते हैं, और उसको किसके जैसा लाने का ट्राई करते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स को एक्स के फॉर्मेट में एक्स के फॉर्मेट में लाने का ट्राई करते हैं, और फिर एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है वही क्या बन जाता है हमारा? के। के और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के के। ठीक है, ये वही के है जो हम वहां से सॉल्व करके लेके आते हैं। तो देखें, फिर इस पे हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे कि एक स्प्रिंग ऑसिलेटर ले लिया। क्या? स्प्रिंग ऑसिलेटर। तो स्प्रिंग ऑसिलेटर में देखें हमने क्या देखा कि पहले सिंपल स्प्रिंग था, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था। तो हमने बात किया कि यार अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स कब लगेगा? जब वो इलोंगेट होगी थोड़ी। तो यही बन गई हमारी क्या मेन पोजीशन। ओके, अब उसके बाद हमने डिस्प्लेस किया, तो हमें पता है कि स्प्रिंग में तो फोर्स क्या लगता है? के एक्स ही लगता है ना। तो फिर कोई टेंशन ही नहीं था, स्प्रिंग का के ही हमारा क्या बन गया? एक्चुअल के बन गया हमारा। तो फॉर्मूला हमारा उसी तरीके से आ गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल मैंने पिक किया जिसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा था? जी। उससे हमें पता चला कि यार मीन पोजीशन बदल गई। पहले थी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट एक्स्ट्रा आ गई मीन पोजीशन, लेकिन एसएचएम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम पीरियड वही रहता है। ओके, तो ये सिचुएशन हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। बट इसके बाद अगर हम बात करें कि उसको हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा, तब भी हमने देखा कि सिर्फ मीन पोजीशन शिफ्ट होती है, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कंक्लूड किया यार हमने वहां से? हमने कंक्लूड किया कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेटर क्या रहता है? हमेशा सेम ही रहता है। सेम ही रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। फिर हमने बात की कि इवन हमने लिक्विड के अंदर डिप कर दिया, बस ये डैम्ड ऑसिलेशन ना बन जाए, इसलिए हमने उसका बी क्या ले लिया? 0। तब हमने देखा तब भी मीन पोजीशन बदल गया, बट टाइम पीरियड वही रहेगा। टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं है। फिर हमने दो स्पेशल केसेस देखे। ये स्पेशल केस था क्या कि अगर 2 ब्लॉक लगा देगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे? रिड्यूस्ड मास, जिसे हम बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेटर। फिर कभी क्या होता है, स्प्रिंग भी मास दे देता है, स्प्रिंग का मास।
तो स्प्रिंग का मास क्या यूज होता है वहां पर m/3। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं पर एनर्जी मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। सो लेक्चर चैप्टर के एंड पे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एनर्जी मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहां पे मैं इसको डिराइव करके भी दिखा दूंगा कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ तक हमने स्प्रिंग के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ था। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो पोर्शन स्टार्ट करना है हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से। आज का जो सेक्शन स्टार्ट है एसएचएम का वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सर कॉम्बिनेशन तो हमें ऑलरेडी पता है, स्प्रिंग के बारे में ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, बट यहाँ पर हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कि एसएचएम में कॉम्बिनेशन पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक, तो नंबर हम 1 ले लेते हैं, क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की सिर्फ सीधी सी पहचान है, एक स्टेटमेंट है, क्या, कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, दोनों मिला के अगर मैंने बॉक्स को कुछ डिस्प्लेस किया x, सो सीरीज का मतलब है दे विल शेयर द एक्सपेंशन। अगर मैंने x एक्सपेंड किया है और x कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कितना है, कितना एलोंगेट हो 10, या फिर एक एलोंगेट हो गई 6, ये कितनी एलोंगेट हो गई 14। समझ आया क्या? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि इंडिविजुअल जो भी इलॉन्गेशन होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल इलॉन्गेशन। ये लाइन क्लियर है या नहीं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सम ऑफ डिफॉर्मेशन, sum of deformation in all the springs is equals to net elongation और deformation। अच्छा, मैं वर्ड डिफॉर्मेशन क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि डिफॉर्मेशन मतलब इलॉन्गेशन और कंप्रेशन दोनों होता है। तो मैं यहाँ पर क्लेरिफाई करता हूँ, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है इधर इलॉन्गेशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एग्जांपल क्लियर है क्या, अगर ये स्प्रिंग है क्या एक, फिर ये स्प्रिंग नंबर 2 और इनसे एक बॉक्स अटैच्ड है m मास का, तो अगर मैंने इस बॉक्स को डिस्प्लेस किया कितना x, तो मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग कितनी इलॉन्गेट हुई x1 और ये स्प्रिंग कितनी इलॉन्गेट हुई x2। सो व्हाट इज द प्राइम कंडीशन, ये दिख रहा है साफ साफ कि x1 प्लस x2 मिला के कितना होगा x। अच्छा, यहाँ से एक सॉल्विंग कंडीशन भी आती है, अगर किसी को याद हो तो हम यहाँ पर फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो जब आप इलॉन्गेट करोगे तो ये स्प्रिंग आगे की तरफ पुल करेगी और ये स्प्रिंग अपना इधर पुल करेगी, तो दोनों फोर्स क्या लगाएंगे, ये क्या लगाएगा K1 x1 और ये फोर्स क्या लगाएगा K2 x2। तो यहाँ से हम ये भी कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं कि K1 x1 विल बी इक्वल टू K2x K2 x2, और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है x निकालना। यहां से हम किसी एक को रिप्लेस करके क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो x की वैल्यू अगर हम बात करें, देन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस क्या आ जाता है, x1 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर x माइनस x2 और ये हो गया K2 x2। सो देन x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 विल बी K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू x। कोई डाउट क्या, एंड x1 कितना हो जाएगा K2 upon K1 plus K2 into K2।
इंटू एक्स। तो एक तो क्वेश्चन ये बना। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, हम तो यार एसएचएम सॉल्व कर रहे हैं ना, हम तो क्या सॉल्व कर रहे हैं, एसएचएम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, किसको फोर्स, ब्लॉक को, रीस्टोरिंग वाले ब्लॉक को कितना फोर्स लग रहा है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं कि ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी और ये स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग वहां पर फोर्स लगा रही होंगी। तो हम दोनों को निकाल लेते हैं कैसे, नेट फोर्स एफ रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, यहां पर क्या क्या एक ही स्प्रिंग लगा रही है क्या फोर्स, ये बताएं, यहाँ पर क्या एक ही स्प्रिंग फोर्स लगाएगी क्या। No. ओके, दोनों ही स्प्रिंग वहां पर लगा सकती हैं फोर्सेस। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में हमें कैसे निकालना है वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो देखें, रीस्टोरिंग फोर्स एफ रीस्टोरिंग होगा। अब मैं के एक्स ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे कौन सा एक्स लगेगा। तो मैं ये श्योर बोल सकता हूँ, मैं क्या श्योर बोल सकता हूँ कि यार इस बॉक्स को स्प्रिंग 2 खींचेगी ना, स्प्रिंग 1 भी खींचेगी, श्योर है, बट एट अ टाइम कौन सा फोर्स यहाँ से कनेक्टेड है, एट दिस टाइम स्प्रिंग 2 इज कनेक्टेड, क्लियर ना। तो एट दिस पॉइंट कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग 2 का, क्लियर। तो रीस्टोर एग्जैक्टली कौन कर रहा है, फोर्स ऑन स्प्रिंग सेकेंड। इसमें किसी को कोई डाउट क्या कि रीस्टोर करने में जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, 2 का लग रहा है। तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स में, अच्छा मैं नेगेटिव हटा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बाय डिफॉल्ट कंसिडर करो। अब मैं पूरे नोट्स में बार बार नेगेटिव नहीं लगाऊंगा। एक्स आगे की तरफ है, फोर्स प्रीवियस है बैक डायरेक्शन में, तो मान के चलना है कि रिस्टोरिंग है वो। अच्छा, तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। में क्या लिख सकता हूँ, K2 इंटू X2। अब प्रॉब्लम देखो, क्या मैं डायरेक्टली K2 को अपना K मानूंगा क्या, नहीं, यहाँ X2 की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ X2 की जगह क्या होना चाहिए, X. X। तो जरा देखो, हमने X2 अभी निकाला है ना, क्लियर है सबको। तो यहाँ से X2 को रिप्लेस कर देते हैं, किसके टर्म्स में लेके आएंगे, X के टर्म्स में। सो टू कंपेयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइन क्या है, in order to compare, in order to compare, in order to compare क्या सिचुएशन होनी चाहिए, सॉरी, in order to compare f should be proportional to x ना। so okay, yeah, so in order to compare f proportional to x, क्या करना चाहिए हमें, रिप्लेस x2 with x। लॉजिक समझ आया या नहीं, बताएं सब लोग, यार लॉजिक क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीस्टोरिंग इज इक्वल टू K2, और X2 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी देखें, K1 अपॉन K1 plus K2. K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार K की जगह पर क्या दिख रहा है, K1 K2 by K1 plus K2. यस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो K की जगह पर है वो ये टर्म दिख रहा है। तो हम इसे एज अ लर्निंग पॉइंट रख सकते हैं कि अगर कभी सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है SHM में,
तो हम के इक्विवेलेंट की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, के इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं क्या? K1 K2 upon K1. यस, सो के इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, और इसकी ब्रॉडर पिक्चर देखें तो इस तरीके से करते हैं। मान लो मल्टीपल है, या लेट्स से इसे बाद में करते हैं। पहले लिख देते हैं टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन k की जगह क्या रखेंगे, के K. इक्विवेलेंट। ठीक, और इसकी ब्रॉडर पिक्चर की बात कर लेते हैं कि अगर बहुत सारी स्प्रिंग्स कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे? अगर ये कई सारी स्प्रिंग्स कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, तो ये K1 है, K2 है, K3 है। सो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ फाइनल आंसर के इक्विवेलेंट का कैसे निकालते हैं। 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो आपको रेजिस्टेंस याद है, क्लास 10th का रेजिस्टेंस? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. स्प्रिंग उसका उल्टा हो जाती है, समझ गया ना। रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं ना, और पैरेलल में ऐसे करते हैं। तो स्प्रिंग में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, और आंसर आएगा m अपॉन के इक्विवेलेंट। आई गेस सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, हाउ टू सॉल्व सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर ना यार, सीरीज कॉम्बिनेशन ओके सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलिए देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा ऐड करते हैं। नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल स्प्रिंग मस्ट हैव द सेम डिफॉर्मेशन। सो व्हाट इज द थंब रूल, ऑल springs must have same deformation। क्या मुझे फिर से लिखने की जरूरत है, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अरे वैसे भी नहीं लिखने वाला, बोल तो दिया करो यार कुछ। No, sir. हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी बोलते तब भी नहीं लिखने वाला। देखें, सो इससे पता कैसे चलेगा कि कब सेम डिफॉर्मेशन होगा। आप सबको सेम पॉइंट पे कनेक्ट करके रखो। ये इस तरीके से बॉक्स कनेक्ट करके रखा है एम मास का, और ये अपना K1 और K2 की दो स्प्रिंग है। सो यार बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। अगर आपने इसे एक्स से डिस्प्लेस किया आगे की तरफ, तो ऑफ कोर्स दोनों स्प्रिंग कितना इलांगेट होंगी, X. एक्स ही इलांगेट होंगी। सो ये कंफर्म है कि इस बार x1 और x2 दोनों ही इक्वल होगा किसके, x के। तो इस बार तो टेंशन आने ही नहीं वाली। ठीक, तो ये रहेगा। अब हमें क्या चेक करना है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? तो रीस्टोरिंग फोर्स इस बार कितने लोग लगा रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितने लगा रहे हैं यहाँ पर, 2. 2। रीस्टोरिंग फोर्स, अगर रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो यार दो फोर्सेस देखने को मिल रहे हैं। एफ रीस्टोर में F1 भी रिस्टोर कर रहा है और F2। उस बार सिर्फ कौन कनेक्टेड था, F2, तो सिर्फ वही कर रहा था। इस बार दोनों कर रहे हैं। दोनों का फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K1x1 प्लस K2x2। अभी काम की बात क्या है कि x1 x2 क्या है, Same. सेम। तो मैं लिख सकता हूँ K1x प्लस K2x। तो काम बन गया रीस्टोरिंग फोर्स का। रीस्टोरिंग फोर्स कैसा दिखने लग गया, सिंपल, K1 प्लस K2 times X. K2 टाइम्स। सो K1 प्लस K2 टाइम्स दिखने लग गया x। सो इसका मतलब क्या कंपेयर हुआ, इसका K इक्विवेलेंट क्या आ गया, K1 plus K. K1 प्लस K2। ठीक, सो टाइम पीरियड डायरेक्टली आ गया, क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट आप जान गए कितना हो गया, K इक्विवेलेंट
K1 प्लस K2। तो देखो यार इजी हो गया ना। क्या इजी हुआ कि सीरीज में उल्टा करते हैं, पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस लगाते थे ना सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? R1 प्लस R2। और अगर रेजिस्टर पैरेलल में लगाते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2। upon R2. स्प्रिंग में उल्टा करते हैं। क्लियर, समझ आया ना? ओके, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर इसका मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल पिक कर लेता हूँ कि बहुत सारे स्प्रिंग्स कैसे कनेक्टेड है पैरेलल वे में। सो लेट्स से 1 रेजिस्टर बन गया यार। इवन मल्टीपल स्प्रिंग्स कनेक्टेड है तब भी ये K1 है, K2, K3, आपको टेंशन नहीं लेना है। सीरीज मतलब सॉरी पैरेलल मतलब K1 प्लस K2 प्लस K3। कोई डाउट क्या अब यहाँ पर? बताए तो सीरीज और पैरेलल समझ आ गया? Yes. ओके, अब यार एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी बताया बट मैं फिर से बता देता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर स्प्रिंग को कट करते हैं, स्प्रिंग को क्या करते हैं? कट करते हैं। तो मान लेते हैं स्प्रिंग का लेंथ कितना है L और इसका कांस्टेंट कितना है K, और हमने इसे बीच से कट कर दिया, मतलब ये बना दिया। क्लियर? अभी लेंथ कितनी हो गई इसकी? L/2। तो बताओ क्या चेंजेस हो जाते हैं? बताएं। दोनों का K क्या रहेगा? सेम रहेगा? Same. सेम रहेगा। वाह, महान लोग हो यार। इतना ज्यादा डीप में कैसे भूल जाते हो कि कुछ भी याद नहीं है? स्प्रिंग के लिए क्या समझाया था? K.L कांस्टेंट रहता है, NLM में बताया था। इसका मतलब, अरे कॉमन सेंस समझना यार, समझना। एक स्प्रिंग है इतनी बड़ी और इसे आपने कितना एलोंगेट करना है? 1 सेंटीमीटर। अब समझना, एक स्प्रिंग सिर्फ इतनी है और इसे भी एलोंगेट करना है 1 सेंटीमीटर। बताओ किसे एलोंगेट करना इजी है? बड़ी स्प्रिंग। भाई सही है यार, बहुत अच्छी बात, थैंक यू यार, आपने कुछ बोल दिया। क्या यार, ये जो बड़ी स्प्रिंग है इसे 1 सेंटीमीटर एलोंगेट करना बहुत इजी है, इसको एलोंगेट करना बहुत ही टफ रहेगा। आप खुद सोचो, एक की रिंग है, एक थिन स्प्रिंग ले लो, उसको आप 1 सेंटीमीटर एलोंगेट करो, ठीक है, और आप एक सिर्फ एक रिंग ले लो, की रिंग, और जरा उसे 1 सेंटीमीटर एलोंगेट करो, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि के सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? And एल पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू कितना है? KX। अगर मैं सेम इलोंगेट करूंगा तो फोर्स बताएगा कि किसका K ज्यादा है। ओके, तो अगर L डिक्रीज होगा तो K इंक्रीज होगा। बट अब समझना एक चीज और, इसको मिसकॉन्सेप्शन में मत लेके जाओ। सोचो एक स्प्रिंग है L और मैंने इसे इलोंगेट कर दिया, इसे 1.2L तक कर दिया, तो क्या बताओ K चेंज होगा क्या? नहीं, मटेरियल कट करने की बात हो रही है। अगर आपने मटेरियल कट कर दिया या और ऐड कर दिया तो K चेंज होता है, उसी को एलोंगेट या कंप्रेस कर दोगे तो नहीं होगा। क्लियर? yes, sir. मुझे लगता है लिखना पड़ेगा, K changes when material is cut. Not on K remains constant when length is changed
बाय इलोंगेशन और कंप्रेशन। क्लियर ना? ओके तो बहुत ही सिंपल आइडिया है। इन दोनों का के कितना हो जाएगा फिर? y2k बिकॉज L उनका क्या हो गया है? हाफ हो गया। क्लियर? तो यार डायरेक्ट कर देते हैं। A spring is cut into n pieces. If a spring is cut into n pieces, क्या हो जाएगा? Then spring constant of each piece, क्या हो जाएगा each piece? NK. Yes, will become NK. ठीक, तो अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या? फाइंड टाइम पीरियड when a spring is cut into n pieces and each and all pieces are connected in parallel. Clear? मतलब ये क्वेश्चन है क्या कि पहले ये था सेटअप ऐसा m मास का, बाद में क्या किया गया? स्मॉलर n स्प्रिंग्स में कट किया गया और उन्हें कैसे कनेक्ट कर दिया गया? पैरेलल। समझ आया? यार क्लियर हुआ या नहीं? तो पहले टाइम पीरियड कितना था अगर इस क्वेश्चन का देखें तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। अब इस क्वेश्चन को n पीसेस करने में क्या बदल गया? k बदल गया है। क्या? k ऑफ ईच स्प्रिंग, k ऑफ ईच स्प्रिंग कितना हो गया? NK. n टाइम्स k, n टाइम्स k, और मैं बात करता हूँ k डैश ऑफ ईच स्प्रिंग विल बी n k टाइम्स। अच्छा, बट अब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो पैरेलल में क्या लगाएंगे? ऐड करें। यस, बिकॉज नाउ it's a parallel combination, then so अब k equivalent निकालेंगे तो k equivalent तो क्या होगा? k equivalent will be k1 plus k2 plus likewise। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? सबका कितना है? n k है ना, तो it will be n times of n k। क्लियर? तो मुझे लगता है अभी समझ आ गया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन n स्क्वायर इंटू k। क्लियर? तो अगर मैं इसे t नॉट मान लूंगा तो आंसर समझ गए कितना आ जाएगा? n स्क्वायर से n बाहर आ जाएगा, t नॉट बाई n टाइम्स आ जाएगा। क्लियर? बट ये रट नहीं लेना कि सर ने कुछ तो बताया है 1 बाई n टाइम्स आएगा, नहीं। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस प्रोडक्ट, क्योंकि बीच की प्रोसेसेस में क्वेश्चंस आते हैं। भाई क्लियर है या नहीं? Yes. ओके चले, तो यार आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू स्प्रिंग सिस्टम। तो पहला पोर्शन हमने ये कलेक्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। यार यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ यार, ये स्प्रिंग वाले सिस्टम में एक बार अच्छे से समझें, देख लें इसे। कुछ डाउट है तो पूछें।
क्लियर ना? अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। कई बार सीरीज पैरेलल दिखता कुछ और है और हम समझ नहीं पाते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या? देखें देखें, क्या लगता है ये कैसा कॉम्बिनेशन है? बताएं, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? बताएं यार इसके बारे में। K1 plus K2. देखें, बहुत ही सिंपल फीलिंग है। देखने में ये क्या लग रहा है? Series. सीरीज लग रहा है देखने में, सीरीज, क्योंकि हमारा दिमाग सेट ही ऐसे होता है कि जो स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिख रहे हैं वो क्या होते हैं? सीरीज। बट यार काम की बात ये है कि ये सीरीज नहीं है। ओके, दिख रहा है कि ये सीरीज नहीं है। अभी देखें क्यों। तो बिकॉज अगर मैं किसी एक को डिस्प्लेस करता हूँ, सो लेट से मैं इसे क्या करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, समझे, और मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया कुछ यहाँ। तो मान लेते हैं कि हमने कितना डिस्प्लेस किया? x डिस्प्लेस किया। अब समझना, अगर मैंने x डिस्प्लेस किया तो व्हाट विल हैपन विद दिस K2 स्प्रिंग? ये क्या हो जाएगी? Complex. x कंप्रेस। क्लियर? और इसके साथ क्या होगा? ये वाली स्प्रिंग के साथ लॉन्ग Elongate. x इलोंगेट। क्या चीज समझ में आई यहां से? कि मैंने यही तो समझाया था ना कि डिफॉर्मेशन अगर सेम है तो वो सीरीज नहीं है। क्या है वो? पैरेलल पैरेलल है। सो यहाँ पर फील करना है थोड़ा सा इस चीज को कि दोनों में सेम पॉइंट पे आ रहा है, तो ये इनडायरेक्टली क्या है? डिफॉर्मेशन दोनों में सेम है। डिफॉर्मेशन क्या है? दोनों में ही x है। डिफॉर्मेशन इन बोथ, वो क्या है? x। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। अच्छा, पहले तो एक चीज है लर्न कर लेना है। अब फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस को भी ले आते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से फील करना है। रीस्टोरिंग को चेक करना है। रीस्टोरिंग को चेक करना है कि ये बॉक्स आ गया यहाँ पर, ये स्प्रिंग हो गई है कंप्रेस। तो यार फील करियो क्या कि आपने इसे कंप्रेस कर दिया ना, तो अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो किस तरफ फोर्स लगाएगी? Left. अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स हो जाएगा किसका? K2 का। अच्छा, इस वाली स्प्रिंग के साथ क्या हुआ है? इलोंगेट हुई है। तो अगर कोई चीज इलोंगेट हो जाती है स्प्रिंग, तो वो वापस पुल बैक करती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग ये वाली क्या करेगी? वापस पुल करेगी। तो K1 वाली क्या करेगी? वापस से पुल करेगी। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा एग्जैक्टली? दोनों होगा ना, F1 का भी और F2 का भी। K1x प्लस K2x दोनों ही कितना इलोंगेट हो रहे हैं? K। तो आंसर क्या आएगा? K1 प्लस K2। तो इतनी चीज एग्जाम में पूरी करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। फीलिंग ये थी कि इलोंगेशन, ये कंप्रेस हो रही थी तो ये भी ऐसे ही रिस्टोर करेगा, ये इलोंगेट हो गई थी तो ये भी इधर ही रिस्टोर करेगी, दोनों ही रिस्टोर करेंगी। इसलिए ही हमने क्या किया, दोनों फोर्सेस को ऐड किया। तो मैं यहीं से बता सकता था कि पैरेलल है तो K इक्विवेलेंट क्या आएगा? K1 प्लस K2। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? टाइम पीरियड का दें, T विल बी 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। कोई डाउट क्या किसी को? बताएं। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन समझ आया यार सबको? तो चले इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा कि
इसका यूज कैसे करना है, तो यूज ये है कि मल्टीपल एग्जांपल्स में इसको कर सकते हैं यूज। देखें, अब बताओ K1 K2 K3 ये सब कैसा कॉम्बिनेशन है? तो K1 एंड K2 फॉर श्योर दिख रहा है, K1 एंड K2 आर इन पैरेलल। लेकिन जस्ट अभी भी देखा कि अगर आपने इसे x नीचे किया तो ये स्प्रिंग भी कितना कंप्रेस होगी, x, तो ये भी फोर्स कहाँ लगाएगी, ऊपर के ही तरफ फोर्स लगाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में, ये रियल में सिस्टम क्या है, K3 भी पैरेलल पैरेलल में है। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्या आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला? K1 plus K2 plus K3 K1 plus K2 plus K3। यार बताओ यार, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? सो मुझे लगता है स्ट्रेट स्प्रिंग को देख के किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं ये सारी चीजें। ओके, चले और एग्जांपल कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल वैल्यूज में ऐड करके कर लेता हूँ। देखें ये सेटअप, ओके। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस गिवन सिस्टम। चले सब लोग ट्राई करें। ये मान लेते हैं स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग नंबर 2, स्प्रिंग नंबर 3। क्या दिख रहा है बताओ? Parallel. 1 and 2 is in parallel. यस, 1 and 2 आर इन पैरेलल। क्या ये 3 भी पैरेलल में है क्या? No sir. No, नहीं। sir. तो पहले मैं इनका निकालूंगा के इक्विवेलेंट डैश कुछ इस सिस्टम का, तो वो क्या आ जाएगा के इक्विवेलेंट डैश? 3K. ओके, तो ये दोनों पैरेलल में तो होगा K1 प्लस K2, तो क्या आंसर आ गया K प्लस 2K। क्या हो गया? 3K। अब नाउ, अब क्या होगा सिचुएशन, ये जो K इक्विवेलेंट ऑफ 1 एंड 2 है एंड कौन सा K3, ये दोनों किस में हो जाएंगे? Series. सीरीज में, आर इन सीरीज। सो फाइनल के इक्विवेलेंट कितना आ गया? निकाल देंगे, ये 3K और ये 6K, तो क्या आ जाएगा 3K इंटू 6K अपॉन 3K प्लस 6K। क्या आंसर आएगा? 2K। so then फाइनल टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2K। यार बताएं समझ आया या नहीं ये? Yes sir. पक्का? सो स्प्रिंग के सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके सभी लोगों को क्लैरिटी है या नहीं? यार जो लोग समझना चाह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, सो लेट्स होप कि सभी लोग को दो पार्ट क्लियर समझ में आ गए। उसमें दो स्पेशल पॉइंट्स थे। एक तो ये थोड़ा सा अच्छे से आइडेंटिफाई करना कि बीच में अगर बॉक्स लगा है, क्या बॉक्स अगर बीच में लगा है तो टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना कि देख के सीरीज लग रहा है, एक्चुअली वो पैरेलल है। और एक कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला। क्लियर ना सब लोग? ओके गुड, चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर स्प्रिंग्स एंगल वगैरह पर है तो फिर क्या चेंजेस आएंगे? देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट।
ओके चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना क्या कि अगर स्प्रिंग्स कैसे कनेक्टेड है, किसी एंगल में कनेक्टेड है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये स्प्रिंग किसी एंगल में कनेक्टेड है, चलिए गेस करें यार, क्या लगता है क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंज आएंगे सिर्फ। क्या चेंजेस आएंगे अगर एंगल में है कोई स्प्रिंग्स। मान लेते हैं एंगल कुछ गिवन है आपको। कंपोनेंट्स हाँ। आएंगे बस उसके। हाँ सो इसका मतलब मान लेते हैं ये कुछ थीटा गिवन है और ये भी क्या गिवन है, थीटा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले समझने का ट्राई करते हैं। क्या मैंने बताया कि हम चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं डिस्प्लेस करने के बाद ना। तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसे डिस्प्लेस कैसे करें। तो बेस्ट है कि किधर डिस्प्लेस करें, डाउन, डाउनवर्ड। तो ये वर्टिकली डिस्प्लेस किया हमने एक्स, तो हमारा रिस्टोरिंग इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या अपवर्ड, अपवर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट। अब देखना होगी गलती क्या, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या गलती होने वाली है। इस फिगर को मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकली बना लेता हूँ कि बॉक्स था पहले यहाँ पर, ठीक। स्प्रिंग को मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। अब हमने क्या किया, बॉक्स को नीचे पुल किया, बॉक्स को हमने एक्स डिस्टेंस नीचे पुल किया। सो ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बॉक्स को हमने नीचे पुल किया कितना, एक्स डिस्टेंस। अब सोचो स्प्रिंग का क्या होगा, स्प्रिंग इधर ऐसे दिखने लगेगी ना, कोई डाउट क्या यार, इतनी लाइन समझ में आई कि नहीं। यस सर, अच्छा, स्प्रिंग लगाएगी अब फोर्सेस दो, तो स्प्रिंग इधर पे लगाएगी फोर्सेस, ये मान लेते हैं क्या है, K1 है और ये K2 है। तो स्प्रिंग इधर पर फोर्स लगाएगी क्या, F1, और इधर पे लगाएगी F2। अब ये बताओ स्प्रिंग का फोर्स सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, एक्स पे। तो इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया था, ये थी उसकी कौन सी सिचुएशन, इनिशियल, और ये ग्रीन वाली कैसी सिचुएशन है, फाइनल। तो इन दोनों में लेंथ का डिफरेंस अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर हम इंटरप्रेट करेंगे क्या कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो मानेंगे कि अगर एंगल बहुत ही छोटा है, क्योंकि हम क्वेश्चन में बोलते भी हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल बहुत ही छोटा है अगर, तो हम मानेंगे कि ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल। ओके, तो इसका मतलब इलॉन्गेशन सिर्फ कितना आया, कौन सी चीज है इलॉन्गेशन, इसका मतलब, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है हमारी, इलॉन्गेशन x2। समझ आया या नहीं यार, बताएं समझ आया या नहीं सबको, ये वाली लाइन। ये है x1, यार बताओ भाई। अरे यार एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, इस पे हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। हमने बोला कि ये एंगल इतना छोटा है, समझाया था ना, एक सर्किल में अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो इसको सिर्फ क्या कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ना, ठीक है। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बन जाएगी हमारा, इलॉन्गेशन। यहां तक बात क्लियर है या नहीं। यस सर, भाई बताएगा कोई, क्लियर है या नहीं। यस सर, यस ओके ओके गुड। तो ये पता है ऐसे क्वेश्चन में जब एंगल दिया होता है तो दो चीजें बदलती हैं, एक तो फोर्स बदलता है और एक डिस्प्लेसमेंट भी बदलता है। ये मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट बदल गया। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रायंगल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि सॉर्ट ऑफ ऐसा हुआ
ये 90 डिग्री है, ये जो x है वो ये है, और जबकि हमें वो जो x1 x2 चाहिए वो कौन से हैं, ये हैं। क्लियर? हाँ, तो यार एक चीज देखनी पड़ेगी, मैं बिकॉज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, x क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो मैं मानता हूं कि cos थीटा चेंज ही नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं मानूंगा कि थीटा अभी भी नियरली क्या है, सेम। तो इस वर्टिकल लाइन से ऑल्दो मैंने इतना स्मॉल डिस्प्लेस किया है कि एंगल पहले भी थीटा था और बाद में भी थीटा ही है। ओके, ये यहाँ पर एजम्पशन का पार्ट है। तो इसका मतलब x2 कितना हो जाएगा, x cos थीटा। अच्छा, ये हुआ पहले x का पूरा डिस्कशन। क्लियर कि x2 कितना रहेगा, x cos थीटा करके। ओके, नंबर 2, फोर्सेस देखो कैसे लगेंगे, ये लगेगा क्या, F2, ये कितना हो जाएगा, K2 इंटू x2, ये फोर्स कितना होगा, F1, ये कितना होगा, F1, ये होगा K1 x1। सो रिस्टोरिंग कितना हो जाएगा दोनों का, रिस्टोरिंग F रिस्टोरिंग, देखें रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा देन, रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। F1 की वैल्यू क्या है, K1 x1 cos थीटा प्लस K2 x2 cos थीटा। और अभी काम की बात क्या है कि x1 एक्चुअली x नहीं है, हमें तो आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में। तो इन दोनों चीजों को मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा कि ये दो मेजर चीजें हैं जो हम चेंज करने वाले हैं। K1 ये बन जाएगा क्या, सॉरी, ये बन जाएगा x cos थीटा, और K2 भी क्या बन जाएगा, x cos थीटा। तो इसका मतलब x कॉमन आ जाएगा, क्या दिखने लगेगा, बताएं, समझ आया क्या। सो इसे पूरे समझाने का सिर्फ मेरा मतलब ये है, मेरा मेन इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि K इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, K इक्विवेलेंट आ रहा है K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो दोनों इनडायरेक्टली क्या है, ऊपर ही पुल कर रही हैं, मतलब कैसी फीलिंग दे रही हैं, पैरेलल। और क्या टर्म एक्स्ट्रा आता है, cos स्क्वायर थीटा। ये तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब पता है इतनी पूरे डिस्कशन के बाद कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि आप लर्न कर सकते हो, जब भी स्प्रिंग ऐसे एंगल पर है आप क्या कर लो, लर्न करके रखो कि क्या फर्क आता है, एक्स्ट्रा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का फर्क आता है, सिर्फ cos थीटा का नहीं आता है। और बाय डिफॉल्ट माइंड में होना चाहिए स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि एक तो फोर्स का कंपोनेंट आया और एक एक्स का कंपोनेंट आया। तो ये दो बातों की वजह से मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो चले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे या नहीं, चेक करते हैं इस एग्जांपल से। ठीक है, चले ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चले फाइंड द के इक्विवेलेंट। ये के है, ये भी के है, ये भी के है, ये स्प्रिंग नंबर 1 2
3, the angle is 45 degree. क्लियर है? तो बताओ यार, डायरेक्ट लिखना है मुझे के इक्विवेलेंट। चलो कौन आंसर करना चाहता है इसे? कौन मुझे डायरेक्ट आंसर करेगा कि इस सेटअप का के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? बताओ। 1 और 2 क्या है पहले? 1 and 2 आर K plus K into cos square हाँ, theta. उनका cos स्क्वायर वाला देखेंगे बाद में। पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि 1 and 2 आर इन पैरेलल। अच्छा, और 3 क्या है? 3 सीरीज में है क्या? नहीं, नहीं पैरेलल में। पैरेलल। पैरेलल। बट इन दोनों में क्या आने वाला है? Cos square. cos स्क्वायर। और इसमें आएगा क्या cos स्क्वायर वगैरह? नो सर। नहीं, इसमें तो डायरेक्ट ही x आ जाएगा। तो इसका मतलब के इक्विवेलेंट देखना क्या आएगा? के इक्विवेलेंट आएगा k1 plus k2 cos स्क्वायर थीटा। Plus ये हुआ पहला पार्ट। और प्लस दूसरा वाला क्या है? डायरेक्टली वो भी पैरेलल है तो प्लस के 3। प्लस k3। ये आ गया। सो बहुत ही अच्छी बात है, सबको समझ आ गया होगा आई गेस। यार बताएं, क्लियर है? ओके। अच्छा, अभी ऑसिलेशंस किस में हो रहे हैं? इन द प्लेन हो रहा है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन? अभी इन द प्लेन है ना, हमने कैसे डिस्प्लेस किया? ऐसे। इसका अबव द प्लेन भी हो सकता है ना, मतलब समझे? अबव द प्लेन मतलब स्प्रिंग्स ऐसे कनेक्टेड है। ये मैं 3D में बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। और बॉक्स को हम कैसे मूव करा रहे हैं? इन एंड आउट। समझे? तो इसका मतलब ये हुआ, कुछ ऐसा फील आएगा, इस तरीके से कनेक्टेड है तीनों। और अब ये बॉक्स कहाँ आने वाला है? इन एंड आउट ऑफ द प्लेन। तो अभी ये प्लेन में, अभी ये नीचे आएगा, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा। तब किनके कॉस कंपोनेंट यूज होंगे? all ऑल 3। क्लियर? ऑल 3 के कॉस कंपोनेंट उसको पुल करने का ट्राई करेंगे। बट कॉस तो डिपेंड करता है, ऐसा ना, ये प्लेन ले लो, इस प्लेन में तीनों स्प्रिंग्स हैं, हमने बॉक्स को इधर एक्स मूव कराया, माना हमने कॉस कंपोनेंट उसे लेगा, बट ये जो एंगल आने वाला है इसका, वो तो बहुत ही कम आएगा ना, ये, क्योंकि हम स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ऐसा फील आएगा कि ऑल द स्प्रिंग्स आर वर्किंग टुगेदर। तो मतलब क्या आएगा? 3K आएगा। ओके, क्योंकि एंगल क्या है? स्मॉल है ना, तो ऐसा फील आएगा कि ऑल 3 स्प्रिंग, थोड़ा ही डिस्प्लेस किया, ऑल 3 स्प्रिंग्स आर पुलिंग इट इनवर्ड। ठीक है, इसे फाइनल करते हैं। के इक्विवेलेंट कितना आ गया देन? k प्लस के कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस के कॉस 45 कितना हुआ? 1 by root 2. 1/√2 का स्क्वायर, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2k। तो t कितना आ जाएगा इसका? 2 पाई अंडर रूट m/2k। बताए, किसी को कोई डाउट क्या आज एंगल वाले पार्ट में? यार बताएं यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्प्रिंग को अगर पुली के साथ में एडजस्ट किया, क्या? स्प्रिंग विद पुली, समझे? अच्छा, तो ये एक रोप है,
और इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी और यहाँ रोप के थ्रू एक बॉक्स कनेक्ट कर दिया। अब ये ऑसिलेट करेगा या नहीं हमें पता है, करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्या सिस्टम है, अभी तो सब कुछ बैलेंस होगा ना एक दूसरे को। हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस। सो डिस्प्लेस बाय स्मॉल डिस्टेंस दैट इज x। और उसके बाद चेक करो रीस्टोरिंग फोर्स, चेक रीस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट, replace the values such that f restoring is proportional to x। और ये कौन सा x है, एक्चुअल वाला, एक्चुअल डिस्प्लेस्ड। क्लियर? तो चले कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे नीचे की तरफ पुल करेंगे, कितना, x। तो इसे पुल करेंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो जाएगी ना, क्या जनरेट हो जाएगी, टेंशन। तो इसे रिस्टोर कौन करने वाला है, इसका मतलब एफ रिस्टोर कौन करेगा, टेंशन। अच्छा यार एमजी का क्या हुआ, सो याद है ना, एमजी को इनिशियल डिफॉर्मेशन बैलेंस कर लेता है, ये याद है। एमजी को क्या कर लेता है, अरे कराया था ना यार अभी एक सिंपल। तो क्या एमजी को कंसिडर करते हैं क्या, नहीं, एमजी को इनिशियल डिफॉर्मेशन बैलेंस कर देता है। हम सिर्फ कौन सा करते हैं, आफ्टर इक्विलिब्रियम वाला। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, टी। क्लियर या नहीं, बताओ। भाई बताओ यार, कोई क्लियर या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन दिखाना पड़ेगा ना। हमने सीखा हुआ था एनएलएम में कि टेंशन कैसे दिखाते हैं। तो बताया था कि अगर इसमें टी है तो यहाँ पर भी टी आएगा, यहाँ पर भी टी आएगा, ऊपर वाली स्ट्रिंग में D. 2t। वेरी हाँ, गुड। तो अभी स्प्रिंग भी कुछ इलोंगेट हुई होगी, फॉर श्योर स्प्रिंग भी इलोंगेट हुई होगी। मान लेते हैं स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है, x डैश। तो अब इस t को कौन बैलेंस कर रहा होगा, F स्प्रिंग, is स्प्रिंग, ठीक है। और इसका मान लेते हैं कुछ k गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर x लाना। तो x t के टर्म्स में तो कभी नहीं आएगा ना, किसके टर्म्स में आएगा, स्प्रिंग फोर्स में ही आ सकता है ना। तो इसका मतलब स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप होगा कि टी को किसके टर्म्स में लिखो, स्प्रिंग फोर्स के टर्म्स में। spring force. हाँ चलो, तो स्प्रिंग फोर्स के टर्म्स में अभी यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि स्प्रिंग से कौन सा कनेक्टेड है, टी। तो पहली लाइन कंफर्म हो गई कि टी विल बी इक्वल टू, और स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू टी। तो ये थी फर्स्ट लाइन। तो टी को हमने क्या लिख दिया, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू एक्स डैश। एक्स डैश क्या है, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन। तो अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसमें, एक्स से। सो याद है कंपेयर कैसे करते हैं, टी डॉट एक्स समेशन ऑफ ऑल टी डॉट एक्स क्या रहेगा, 0. 0। तो इसका मतलब ये होगा कि स्प्रिंग अगर एक्स इलोंगेट हुई तो स्प्रिंग में T1 इंटू x1 प्लस T2 इंटू x2 ये 0 रहेगा। अब मुझे पता है कि स्प्रिंग के साथ क्या कनेक्टेड है, T, और उसका इलोंगेशन कितना है, x डैश। इसका भी क्या है, T, और इसका इलोंगेशन कितना है, x।
तो इससे कंफर्म हो गया कि एक्स डैश क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स। माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या आप नीचे पुल करोगे तो एलोंगेशन ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब एक्स डैश किसके जैसा है, एक्स के ही जैसा है। तो इसका मतलब कंपेयर करके क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स के जितना ही आ गया ना। सो देन टाइम पीरियड कितना आ गया, सॉरी पहले लिख देता हूँ, इसका मतलब के इक्विवेलेंट कितना है, के जैसा ही है। सो टी का आंसर क्या आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन इतना डिटेल में इसलिए समझाया ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप जज कर पाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ समझने की जरूरत खास नहीं थी, बट नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। देखना मैं सेम सेटअप को अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बता रहा हूँ। एज एन एग्जांपल देख लेते हैं इसको। देखिए मैं सेटअप बदल रहा हूँ अब। चले स्टेप, अब स्टेप मैं रिकॉल करा रहा हूँ, सब माइंड में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे डिस्प्लेस करेंगे, फिर टी के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऊपर क्या लग रहा होगा, टी, तो यहाँ पर भी लगेगा टी, यहाँ पर भी लगेगा टी। तो इस स्प्रिंग में कितना लगेगा, 2t। तो स्प्रिंग का फोर्स उसे बचाएगा, एफ स्प्रिंग। तो इस बार क्या लाइन आएगी, एफ स्प्रिंग किसके जितना है, 2t के जितना। तो पहली लाइन आ गई। नंबर 2, स्प्रिंग में फोर्स क्यों लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, क्लियर। तो डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, t1 x1 प्लस t2 x2 इज इक्वल टू 0, यस, समेशन ऑफ दिस। तो मुझे जहां पर x डैश निकालना है वहां पर t कितना है, 2t इंटू एक्स डैश प्लस t इंटू x, जहां पर हमने x कॉज किया है वहां पर हमने t एज्यूम किया है। तो x डैश कितना आ गया, x/2, ठीक। तो ये हो गया x डैश, माइनस को इग्नोर करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो चलो अब वापस आ जाते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है यहाँ पर, F रिस्टोर। बताओ कौन रिस्टोर वाला है उसे, नहीं, इस बॉक्स को ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे बॉक्स पे टेंशन लग रहा है, यही उसे ऊपर लेके आएगा। तो बॉक्स पे तो सिर्फ लग रहा है टेंशन। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, टेंशन को किसके टर्म्स में लिखो, स्प्रिंग फोर्स के टर्म्स में। तो स्प्रिंग बाई क्या लिखेंगे इसे, स्प्रिंग बाई 2। अच्छा अब स्प्रिंग को क्या लिखेंगे, के इंटू एक्स, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन एक्स डैश, बट हमें आंसर एक्स डैश के टर्म्स में नहीं चाहिए ना, क्लियर। जस्ट अ मिनट यार। सो हमें डिफॉर्मेशन एक्स डैश के टर्म्स में नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस, यस। सो ये कितना हो जाएगा, के एक्स डैश एक्चुअल कितना है, x/2/2। तो ये क्या आ गया, k/4 इंटू एक्स। सो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, के इक्विवेलेंट कितना आ गया, यस। सो के इक्विवेलेंट आ गया k/4 जितना। तो अभी कंपेयर कर सकते हैं। देन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√m/k/4। सो टाइम पीरियड का आंसर आ गया। तो यार अभी बताओ, क्या समझ आया कि क्या चल रहा है, कैसे अप्रोच करना है पुली वाले क्वेश्चंस के साथ। या डेफिनेटली क्लियर है ना यार। स्टेप्स माइंड में रखने, नंबर 1, बाइक को क्यों किया सर, अरे 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 कहाँ रह गए तुम, कौन सा बाई 2, कि x डैश बाय 2। अच्छा kx/2, यहाँ से भाई ये था t। नेक्स्ट स्टेप क्या है, t को रिप्लेस करो स्प्रिंग फोर्स से, तो वो हम डायग्राम में सबसे पहले बना लेते हैं। हाँ सर, तो ये आया बाई 2 यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसे चाहिए तो यहाँ पे कर देते हैं ना, बिकॉज एफ स्प्रिंग कितना है, 2t जितना है, ठीक है।
और यहाँ पे कर देते हैं बिकॉज एक्स डैश कितना है, x/2। चलो एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे क्या आप लोग? Yes. ओके चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलो ट्राई करें इसे। इसे पहले ड्रॉ कर लें, और चाहिए तो मैं प्रीवियस वाला एग्जांपल आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ। पहले इसे ड्रॉ करें, वो मैं पास पे नहीं ला सकता। ये समझ आया कि फिर से दिखाने की जरूरत है इसे? स्टेप बहुत ही सिंपल है, स्प्रिंग फोर्स और डिफॉर्मेशन को लिखो और फिर उन्हें रिप्लेस कर दो, बस। क्लियर है क्या? स्प्रिंग फोर्स, डिफॉर्मेशन और फिर उन्हें रिप्लेस कर दो। चलो ट्राई कर लें। अच्छा ये बताएं कि हमें टेंशन किस में, इसमें टी एज्यूम करोगे तो इस पे टेंशन कितनी आएगी? T/2. T/2. T/2। तो T/2 करना थोड़ा सा कम अच्छा होता है, उससे बेटर है क्या लिख लो इसे? T. T। तो मैं बोलूंगा कि इस पे टेंशन आ रहा है कितना? T। तो इस पे भी टेंशन आएगा कितना? T. T। सो इस पे टेंशन कितना आएगा? 2T. 2T। चलिए तो अभी शुरू करें, ट्राई करें पूरा। ओके वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड। बाकी लोग भी समझे के इक्विवेलेंट कितना आएगा वो बस बता दें। 4. 2K आएगा, 4K आएगा, K/2, K/4। ठीक है, सो आंसर आ रहा है 4K। मुझे लगता है अभी तक यार सबको समझ आ जाना चाहिए था। चले यार आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि स्प्रिंग फोर्स को कौन बैलेंस करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है? टी के बराबर। पार्ट 1। पार्ट 2, टी इंटू एक्स क्या होने चाहिए? बैलेंस। तो 2T इंटू एक्स है, प्लस जहां पे एक्स डैश है वहां पर टेंशन कितना है? T. टी। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स डैश -2x. 2x जितना। ठीक, ओके। तो अभी काम बन गया यार रिस्टोरिंग फोर्स का। पहला स्टेप, 2 इंटू टी को क्या लिख दिया हमने? एफ स्प्रिंग। फिर 2 इंटू स्प्रिंग को क्या लिख दिया?
kx ये dash तो के एक्स डैश और एक्स डैश को अपने टर्म्स में लिख दिया, ये हो गया 2x, तो कितना आ गया 4k x। मुझे लगता है यार अब भी सब लोग को क्लियर हो गया होगा यार, क्या कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। के इक्विवेलेंट कितना हो गया 4k, सो देन टाइम पीरियड क्या आ गया, यार क्लियर है यहाँ तक? सर माइनस कैसे है? क्या माइनस कैसे है? -2x। अच्छा माइनस कैसे है? ये हमने एनएलएम में पढ़ा था ना कि पुलिस के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए t into x मेथड लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग एंड डिफॉर्मेशन इन ऑल, उसको जीरो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स पे कितना टेंशन लग रहा था और ये कितना डिस्प्लेस हो रहा था, बैलेंस किया कि और कोई चीज डिस्प्लेस हो रही थी क्या, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एलोंगेशन आ रहा था, तो यहाँ पे हम t into x डैश इसे क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, ये मेथड हम यूज करते हैं। तो यहाँ से ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x नीचे की तरफ इलोंगेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट डिफॉर्मेशन ऊपर की तरफ कॉज होगा। मैंने ये बताया कि इस नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये जो साइन आता है ये होता है t और x के बीच का साइन। तो मतलब ये होता है कि आप डिफॉर्म इसे नीचे कर रहे हो, t ऊपर लग रहा है, इसलिए नेगेटिव आता है यहाँ पर। ठीक, फिर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे पुल कर रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए साइन का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने बताया कि यार साइन पे टेंशन मत दो, सिर्फ वैल्यू पे टारगेट करें। ओके ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी कई सिस्टम देख सकते हैं। हमने स्प्रिंग पे हमने काफी सारी बातें कर ली हैं, स्प्रिंग पे और भी कई सेटअप बन सकते हैं, लाइक ओके, एक एग्जांपल ये भी बन सकता है, समझें इसे। देखें, तो अभी सेटअप क्या है, अभी मल्टीपल स्प्रिंग लगा दी, तो फिर आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, उनका मतलब सॉरी उनका गिवन है कि K1 और K2 कुछ इस तरीके से है उनका डिफॉर्मेशन। ओके, अब क्या करनी है आपको, वैल्यूज लिखना स्टार्ट करना है। तो क्या करते हैं, स्टेप क्या है, पहले इसे डिस्प्लेस किया x। display ओके, उसके बाद फिर क्या डिनोट करते हैं, सारी टेंशन T T T T T। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है अभी भी? T ओके, F और रिस्टोरिंग फोर्स सो रिस्टोरिंग फोर्स हम लिख लेते हैं FR, वो है हमारा क्या T। अब लेकिन हमें T में ओरिजिनल एक्स लेके आने का ट्राई करना है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये वाली स्प्रिंग कुछ डिफॉर्म हुई, कितनी x2, और ये वाली स्प्रिंग कुछ डिफॉर्म हुई x1। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा फोर्सेस के बारे में। तो फोर्सेस देखो, ये हुआ स्प्रिंग का फोर्स और ये हुआ इस स्प्रिंग का फोर्स, बताओ K1 x1 किसके बराबर होगा? 2T 2T। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और K2 x2 भी किसके बराबर होगा? 2T 2T के बराबर में। इसका मतलब मैं T को किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, मेरा जो मन करेगा। ओके, बट द रियल चैलेंज इज टू रिलेट K1 ये x1 T1 इन सबको। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि जहां पे एलोंगेशन क्या है, x1 है, सो ये यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है, 2T। सो 2T इंटू x1 प्लस 2T इंटू x2, X2 ये मिला के क्या होगा, T इंटू
एक्स। मैंने X. पहले भी बताया कि हम इग्नोर कर सकते हैं नेगेटिव साइन को, दो पॉजिटिव हो रहे होंगे, एक नेगेटिव जा रहा है, मैं डायरेक्टली इसे इक्वेट कर सकता हूं कि 2x विल बी x1 प्लस x2, बट अभी भी काम नहीं बना हमारा। तो याद है प्रीवियस में हमने सीखा था कि x1 x2 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। So x by 2 में X by 2. x2, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, 2x1 या x by 2 कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अभी बताओ कि हमें x1 x2 रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स मैं लिखता हूँ यहाँ पर F रिस्टोरिंग, वो होगा T को मैं लिख सकता हूँ, किसी एक को पिक करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या K1 x1 by 2। किसी को डाउट क्या है इसमें? यार यहाँ पे क्लियर है, बिकॉज K1 x1 किसके इक्वल है? 2t। अब यार हमें x1 नहीं चाहिए, सो हमें पूरा x के टर्म्स में रिलेट करके लेके आना पड़ेगा। तो क्या करो, x1 x2 यहाँ से रिप्लेस कर दो, समझा ना? x इज इक्वल टू क्या आएगा 2, x1 को क्या लिख सकते हैं हम 2t बाई K1 1, और इसे क्या लिख सकते हैं 2t बाई K2. k2। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि बेस्ट तरीका क्या था, ये एक रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं थी, समझा ना? t को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो 4t आ जाएगा ना यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 इंटू टी। डन ना? तो t को हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा t 1 अपॉन 4 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 इंटू x। मुझे लगता है आप इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, क्या लिखा है ये k1 k2 अपॉन सॉरी 1 बाई 4 K1 टाइम्स plus K2. k1 प्लस k2। सो आई गेस आप समझ गए कि ये पैटर्न आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लर्न कर लेना है, आपको समझना पड़ेगा, एज पर द क्वेश्चन वहां पर इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीजों को, कुछ सेटअप को आपको रखना है माइंड में और उन्हें याद रखेंगे। तो यहाँ पर इस बार के इक्विवेलेंट कितना आया 1 बाई 4 k1 k2 बाई k1 प्लस k2। ठीक, और टाइम पीरियड हम समझ गए 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। तो ये स्प्रिंग का डिस्कशन था, मुझे लगता है स्प्रिंग का डिस्कशन सबको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने स्प्रिंग पे बता दिए हैं। ठीक, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत जगह पर एसएचएम देख सकते हैं, बहुत अदर चैप्टर्स पे भी देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं अदर चैप्टर्स में एसएचएम क्या। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन में एसएचएम ऑफ फ्लूइड इनसाइड अ यू शेप ट्यूब। अब ये क्या बात है कि एक यू शेप ट्यूब है, उसके अंदर एसएचएम कैसे करेगा फ्लूइड। तो देखें, बहुत ही बेसिक सा क्राइटेरिया है कि एसएचएम करेगा, वो क्यों? देखें, सपोज अभी फ्लूइड है यहाँ पर, तो अभी तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा ना, अगर कुछ भी नहीं लग रहा, दोनों तरफ सेम फोर्सेस हैं, कैसा रहेगा इक्विलिब्रियम पे। तो ये उसकी पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन। अब अगर हमें चेक करना है कि एसएचएम करेगा कि नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेप क्या है? Displace. ओके, सो डिस्प्लेस द लिक्विड बाय एक्स। तो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसे क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो देखिए अगर डिस्प्लेस किया तो कैसा दिखने लगेगा ये शटअप। ठीक है, इसे हमने डिस्प्लेस किया। सो लिक्विड फिल करें, पहले थी मीन पोजीशन ये, और हमने एक्स डिस्प्लेस कर दिया लिक्विड को।
तो अभी क्या होगा, जब हम इसे x डिस्प्लेस करेंगे तो लिक्विड इधर से ऊपर आ जाएगा ना x। अगर हमने ये डिस्टेंस कितनी ले ली x, तो इसका मतलब लिक्विड कहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा, x साइड एक्स्ट्रा जाएगा या नहीं? ये सबको समझा? अगर हमने फोर्स लगा के यहाँ पर लिक्विड को x डिस्प्लेस किया तो लिक्विड ऊपर की तरफ x चढ़ जाएगा ना, वहां पर मीन पोजीशन से ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगने लगेगा, जितना लिक्विड जी। एक्स्ट्रा है। यस, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिक्विड है ये एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा। ओके, सो ये जो लिक्विड का वेट है वो इसे वापस क्या कराएगा, रीस्टोर कराएगा, एफ रीस्टोर। सो एफ रीस्टोर क्या हो जाएगा, एफ रीस्टोर it will be weight of the liquid above, weight of the liquid above। तो कितना लिक्विड ऊपर है उसका वेट चेक करना पड़ेगा। तो वेट कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। किसी को डाउट क्या? यहां तक क्लियर है? मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। सो 2x इंटू a will be volume into rho l into g। तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या दिखने लग गया, रिस्टोरिंग फोर्स किसके जैसा दिखने लग गया, 2a रो लिक्विड इंटू जी, और एक्स्ट्रा क्या दिखने लग गया, x। तो बात समझ आया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसका मतलब के इक्विवेलेंट क्या हो गया, इस के इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2a रो लिक्विड इंटू जी। ओके डन। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका मतलब, बताएं देन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m upon m अपॉन 2a रो लिक्विड इंटू। तो ये हो जाएगा 2a रो लिक्विड इंटू जी। ये हो जाएगा इस गेम का फॉर्मूला। अब इसमें थोड़े से वेरिएशन मिल सकते हैं, तो वो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एज पर द ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि m मतलब क्या है, मास ऑफ द लिक्विड ना। तो मास ऑफ द लिक्विड पे ये मैटर कर सकता है ना कि ओवरऑल लेंथ ऑफ द लिक्विड कितनी है। कैसे इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है आपको यही ऑप्शन मिल जाए, थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता है। डेंसिटी को, इसको मास को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द लिक्विड। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कोई डाउट क्या किसी को? सो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास नहीं है ये, हाँ जो हाँ ऑसिलेट कर रहा है। m मतलब क्या है, मास ऑफ मास ऑफ द लिक्विड। लिक्विड ऐसा जम कर रहा है तो मास ऑफ द लिक्विड लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड। ठीक, सो ये L क्या है, L इज लेंथ ऑफ द लिक्विड इन कंप्लीट कॉलम। ओके, तो 2AL जी। तो ये रो L नहीं सॉरी रो, ये रो A कैंसिल आउट हो जाएगा, L अपॉन जी टाइप पे आने लग जाएगा। ओके, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं पे ही रोक रहा हूं। आप समझ जाएंगे कि m को इस तरीके से हम रिप्लेस करके कर सकते हैं। ओके, वेयर L क्या है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इन बोथ आर्म्स। ओके, या फिर टोटल लेंथ भी बोल सकते हैं हम उसे। डन।
तो अगर मैं ऐसा एग्जांपल बना दूं, तो इसका मतलब L क्या हो जाएगी फिर, ये मान रहा हूं मैं L1, ये मान रहा हूं मैं L2 और ये मान रहा हूं मैं L3। सो इसका मतलब L क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 Addition. प्लस L3। पूरा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है यार, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एक। क्या, SHM of a floating object। ठीक है, SHM ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट है, लिक्विड में ऐसे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स बुयांसी और mg क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को Balance. बैलेंस कर रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, अगर हमें SHM चेक करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, Displace. डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने इसे डिस्प्लेस किया कुछ x अमाउंट, तो क्या सिचुएशन हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि पहले कुछ था डिप, अब हमने इसे और डिप कर दिया। ओके, तो हमने इसे और डिप कर दिया, कितना, x डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिप कर दिया। तो ये मान लेते हैं अब जो डिप हो गया, अभी जो डिप है वो थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये डिस्टेंस थी कुछ L1। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या थी, L1 या H मान लेते हैं, ये थी H। ठीक है, अभी कितना हुआ, हमने अंदर की तरफ इसे इन किया, कितना, x डिस्प्लेस किया, तो ये हाइट कितनी हो गई अभी, H plus X. h प्लस एक्स हो गई है, h प्लस एक्स। तो इसका मतलब अब सॉल्व कर लेते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, समझ गए होगे, बुयांसी ही रिस्टोर करेगा। ठीक, सो बुयांसी वो भी कौन सा, न्यू वाला माइनस mg। तो न्यू वाला बुयांसी अपन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इनसाइड मतलब h प्लस, पहले लिख लेते हैं v न्यू इंटू रो लिक्विड इंटू g माइनस mg। अभी देखना v न्यू में क्या आ जाएगा, h प्लस एक्स इंटू एरिया इंटू लिक्विड इंटू g माइनस mg। जबकि यहाँ पर मैं बोल सकता था कि वेट ऑफ द लिक्विड किसे बैलेंस करके रखेगा, बुयांसी को, मतलब mg किसके इक्वल हो जाएगा, v रो g, जो कि होगा क्या, h a रो लिक्विड इंटू g। कोई डाउट क्या इसमें? तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, h वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, प्लस एक्स ए रो लिक्विड इंटू जी माइनस एम जी। सो यही मैं समझाना चाह रहा था कि वो जो एम जी एक्स्ट्रा आता है वो तो कैंसिल हो जाया करता है, और रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आ गया, ए रो लिक्विड इंटू जी इंटू क्या आ गया, एक्स। तो बताओ यार के इक्वलेंट कितना है, A rho L into G. यस, सो के इक्वलेंट आ गया ए रो लिक्विड इंटू जी। और अभी टाइम पीरियड क्या है, निकाल देते हैं फॉर्मूला फिर। देन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट, और उसकी वैल्यू क्या है, a रो लिक्विड इनटू g। क्लियर, तो ये हो गया मेन। अब फिर से मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंजेस कर सकते हैं। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ इंटू रो ऑब्जेक्ट इंटू जी। सबको समझ आई ये लाइन? तो इसका मतलब क्या आ गया, टी
2 पाई रूट ए कैंसिल आउट हुआ, जी भी कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा एल रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो लिक्विड। क्लियर? ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा वेयर एल मतलब क्या है, ये मतलब था इसका ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है और सर इसकी लेंथ क्या सर ऑब्जेक्ट ऊपर के mg नहीं है ना, सिर्फ m। ओके सॉरी एम जी नहीं है, हाँ जी नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, जी रहेगा यहाँ पर। थोड़े से चेंज कर देते हैं, रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो लिक्विड और यहाँ पर एल बाई जी आएगा। एल मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, एल मतलब इसकी हाइट को एल बोल रहे हैं, बेस लेंथ को मत समझना, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। एरिया इसका क्या है, ए जिसकी जरूरत नहीं होती कैंसिल हो जाता है, हाइट को बोल रहे हैं हम एल। ओके क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने क्या क्या कवर किया हुआ है, मोस्टली हमने स्प्रिंग के बहुत सारे टाइप और फ्लूइड में देख लिया थोड़ा सा कि एसएचएम कैसे आ रही है वहां पर। ठीक, तो यहाँ पर हमने किसी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको बॉयंसी उसका रीस्टोर करने का ट्राई करेगा, ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग लगेगा बॉयंसी, वो उसे रिस्टोर करेगा और ऑसिलेट कराता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में देखेंगे और ग्रेविटेशन में कैसे एसएचएम वगैरह होता है वहां पर देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, चले आज के लिए काफी है इतना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय एवरीवन देन। बाय।